हेलो एवरीवन। चलिए, आज हमारे बीच सीजीपीएससी 2023 में सेलेक्टेड नायब तहसीलदार अजय देवांगन जी हमारे बीच में आ रहे हैं। तो मैं सौरिक सर से आग्रह करूंगा कि लेकर के आए और हम आज मार्गदर्शन की इस कड़ी में, जोश जुनून की इस कड़ी में मिल रहे हैं। अजय से जोरदार तालियों से स्वागत करें। अजय वेलकम, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। तो दोस्तों, सफलता की सीरीज में, मार्गदर्शन की सीरीज में आज हम बात करेंगे अजय देवांगन जी से। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है कि सफलता कैसे पाई जाती है और सफल लोग आपके बीच खड़े हैं। आप परिचित हैं हमारे संस्था के वन ऑफ द इम्पोर्टेंट और वन ऑफ द पार्ट सौरिक यादव से। ठीक है, तो उनसे तो आप सभी भली भांति परिचय है ही उनका। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं सौरिक सर से भी, आज वो भी आपसे बात करेंगे। और अजय अभी सेलेक्ट होकर के आए हैं, अपने मंजिल को पा करके आए हैं, है ना। तो आइए जानते हैं अजय से, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। ठीक, सिलेक्शन के बाद खूब स्वागत हुआ, ढोल नगाड़े बजे, कैसे अजय, है ना। तो वो खुशी एक होती है और उसके लिए आप जाते हैं और उसके लिए आप पढ़ते हैं। तो आइए अजय, बहुत बहुत स्वागत है। और आइए बताइए बच्चों को। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं इस संस्था के डायरेक्टर रेस्पेक्टेड चंद्रा सर को, साथ ही साथ मेरे सीनियर, मेरे मार्गदर्शक श्री सौरिक यादव सर को प्रणाम करूंगा। और आप सबको गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अजय है, अजय कुमार देवांगन। मैं बलौदा बाजार भाटापारा जिले के जोक नदी के तटवर्ती ग्राम कटगी से आता हूँ। कटगी का उल्लेख आपने छत्तीसगढ़ के इतिहास में पढ़ा होगा। कटंगी के रूप में आता है, जिसके जमींदार जो है कटंगी, भटगांव और देवरी के जमींदार जो है वीर नारायण सिंह को पकड़वाने में सहायता की थी। तो वही कटगी गांव से मैं आता हूं, जो कि जोक नदी के तट पर स्थित है। मेरा गांव शिवरी नारायण, गिरौदपुरी, सोनाखान जैसे जो स्थल हैं, तीर्थ स्थल हैं, उनसे लगभग 10-12 किलोमीटर की डिस्टेंस पर स्थित है। और सबसे पहले मैं अपने थोड़े बहुत जर्नी के बारे में बताना चाहूँगा। मेरा ये तीसरा प्रयास था। पहले प्रयास में प्रीलिम्स नहीं निकला, फिर दूसरे प्रयास में मैंने प्रीलिम्स तो निकाल लिया, लेकिन मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट व्यक्ति हूँ। तो मैंने मेंस का 4 ही पेपर दिया। और पिछले बार बहुत ये हवा चल रही थी, नेगेटिव इन्वायरमेंट था कि बहुत करप्शन चल रहा है इस तरह से। तो मैं बहुत अपने जो क्षमता है, अपनी योग्यता है, उसमें बहुत अंडर कॉन्फिडेंट रहता हूँ। तो मैंने 4 ही पेपर दिया था। यदि पिछले बार मैंने ठीक से पेपर दिया होता तो पिछले बार ही मेरा सिलेक्शन हो गया होता, क्योंकि जो 4 पेपर दिया था उसमें जो मार्क्स आए थे लगभग जो सिलेक्टेड पर्सन है उनके बराबर ही मार्क्स आए थे। और इस बार भी मैंने सर से मैसेज किया था कि मेंस के पहले कि सर कुछ कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, क्या करना है बताइए। तो सर ने मुझे वॉइस मैसेज किया, चंद्रा सर ने, कि डियर अजय, आप अपने साइकोलॉजी को मजबूत कीजिए और आप पूरा पेपर लिख के आ रहे हैं और आप इतिहास रच के आएंगे, आप अपने आप पे यकीन रखिए। ऐसा उन्होंने मुझे मैसेज भेजा था। और मैंने सौरिक सर से भी मैसेज किया था कि सर कुछ याद नहीं आ रहा है, क्या मैंने पढ़ा है, क्या समझा है। और एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा था। तो पीएससी का सिलेबस इतना अथाह है, इतना बड़ा है, तो आप कभी पूरा नहीं हो सकता। यदि मैं आज से भी 2 साल और तैयारी करूं तो भी मैं एग्ज़ाम देने जाऊं तो मुझे ऐसा लगेगा एक दिन पहले कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन वहाँ पे जब आप एग्ज़ाम देने बैठेंगे तो जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो आपको हर चीज़ याद आने लगेगा और आपकी सफलता की जो राह है वो आसान होते जाएगा। तो यहाँ प्रीलिम्स इस बार कितने लोग दे रहे हैं मुझे बताएं, थोड़ा हाथ ऊपर करके जी। तो प्रीलिम्स के लिए अभी आपके पास लगभग 55 से 60 दिन का समय है। तो प्रीलिम्स के लिए बहुत सिंपल अप्रोच मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं MS धोनी को फॉलो करने का प्रयास करता हूँ। बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजी लेके चलने से दिक्कत ये होती है कि ग्रास रूट पे या एग्जाम हॉल में एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है, जिस कारण से हमें और दिक्कत होती है। तो सबसे पहले प्रीलिम्स निकालने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि पीएससी जो है इंटेलिजेंस का ही चेक नहीं करता है, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस को भी चेक करने का प्रयास करती है। आप में पेशेंस कितना है, आप में कठोर परिस्थिति में या कठिन परिस्थिति में आप घबराते तो नहीं हैं, आप डरते तो नहीं हैं, आप पैनिक तो नहीं करते हैं। तो पीएससी का जो एग्जाम है, सिलेबस है, इस तरह से डिजाइन है
यदि आप कठिन परिस्थिति में घबराते हैं, यदि आप में डेयरनेस नहीं है, यदि आप में अपने आप में सेल्फ बिलीव नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप उस पैनिक सिचुएशन में, उस कठिन परिस्थिति में अपने आप को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको मेंटली भी तैयार होने की जरूरत है, साथ ही साथ जो सिलेबस है उसको भी बेहतर, उसमें भी बेहतर समझने, याद करने, जानने की जरूरत है। तो प्रीलिम्स निकालने का सिंपल स्ट्रेटजी है कि आपको छत्तीसगढ़ जो है, जिसमें से 50 प्रश्न आते हैं, लगभग 40 प्रश्न तो स्टैटिक पोर्शन से होंगे और 10 प्रश्न जो है आपके करंट अफेयर से होंगे। तो इनको बहुत बेहतर समझने, जानने का प्रयास करें। और इसी तरह से इंडिया पोर्शन में मैं कहना चाहूँगा कि जो ज्योग्राफी है और पॉलिटिकल साइंस है, संविधान एवं राज्य व्यवस्था और भारत का भूगोल, इनमें आप अपने समझ को बेहतर बनाने का प्रयास करें, क्योंकि इनमें इनपुट और आउटपुट का रेशियो जो है अधिक है। हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, साइंस, इनको भी बहुत पढ़ने का प्रयास करें, लेकिन इनमें इनपुट और आउटपुट का रेशियो जो है मुझे कम लगता है। साथ ही साथ आप टेस्ट सीरीज भी आप यहाँ दिला रहे होंगे, मुझे ऐसा सर ने बोला है। तो आप टेस्ट सीरीज में अपने आप को एक मेथोडोलॉजी डेवलप करने का प्रयास कीजिए कि आप कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, कैसे एलिमिनेट करें, कैसे ओएमआर को फिल करें, कैसे दो ऑप्शन को काट कर हम 50-50 को एलिमिनेट करें। तो मेरा ये सुझाव यही होगा आपको कि आप टेस्ट सीरीज जब भी अटेम्प्ट कर रहे हैं, बहुत सीरियस तरीके से अटेम्प्ट करें। और टेस्ट बनाते समय ये ट्राई कीजिए कि जो भी 50-50 वाले जो प्रश्न हैं उनको आप जरूर अटेम्प्ट कीजिए। साथ ही साथ जो आपके स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, जैसे मेरा छत्तीसगढ़ और भारत की जो संविधान एवं राज्य व्यवस्था है वो स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, तो मैं उनके 1/3 वाले प्रश्नों को भी अटेम्प्ट करने का प्रयास करता था। तो निश्चित रूप से आप भी ऐसे अप्रोच रख के आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए और अपने आप पे भरोसा रखिए कि जो प्रश्न आपसे नहीं बन सकता वो किसी से नहीं बनेगा। तो ये मान के चलिए कि क्वेश्चन टफ आए या इजी आए, क्वेश्चन टफ आएगा तो कटअप जो है कम हो जाता है और क्वेश्चन जो है इजी आएगा तो कटअप जो है बढ़ जाता है। पहले से दिमाग में ये बिल्कुल लेके नहीं चलना है कि इतना प्रश्न हमें अटेम्प्ट करके आना है, क्वेश्चन टफ आने वाला है या इजी आने वाला है। आप ठीक से तैयारी कीजिए, ठीक से सिलेबस पर अपनी पकड़ बनाइए, तो निश्चित रूप से आपका प्रीलिम्स जो है क्वालिफाई हो जाएगा। और मेंस के लिए मैं बताना चाहूँगा कि क्या पढ़ना है, सिलेबस को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बताता है कि हमें कहाँ भागते भागते पढ़ना है, कहाँ ठहर के पढ़ना है, कहाँ गहराई में जाके पढ़ना है। तो जब भी कोई टॉपिक पढ़ें तो सबसे पहले उस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखें कि क्वेश्चन कैसे तरीके से पूछे जा रहे हैं और हम क्या लिख सकते हैं। तो जब भी मैं पढ़ने का प्रयास करता था तो हमेशा ये सोचता था कि एग्जामिनर जो है इस सिलेबस से या इस चैप्टर से क्या नया क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आप पाएंगे कि जो एग्जामिनर है और आपके जो थॉट है लगभग 70-75% मैच कर जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर जो है कोई दूसरे ग्रह से नहीं आते हैं, वो भी पृथ्वी से ही होते हैं, मंगल ग्रह से नहीं होते हैं। तो उनका जो थॉट है और आपका जो थॉट है, आप सोचेंगे कि व्हाट टाइप क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछा है और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और आप उसके लिए पहले से सेल्फ प्रिपेयर रहेंगे तो आपको अटेम्प्ट करने में, लिखने में ज़्यादा सहूलियत होगी, आप दूसरों से बेहतर मार्क्स अर्न कर पाएंगे। और मुझे 19वां रैंक प्राप्त हुआ है और मैं नायब तहसीलदार के पद पर चयनित हूँ। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया है कि आपने एनटी को ही क्यों चुना, आपको तो क्लास बी का बहुत बड़ा सा पद मिल सकता था। तो मुझे जो नायब तहसीलदार का जो सोशल रिस्पेक्ट है और जो डाइवर्सिटी है, साथ ही साथ जो प्रमोशन चैनल है, उस चीज़ ने मुझे आकर्षित किया है। मैं डे 1 से प्रिपेयर था कि यदि मेरा रैंक 6 भी आएगा तो भी मुझे नायब तहसीलदार मिलेगा। मेरा इंटरव्यू थोड़ा खराब गया था क्योंकि संत राम नेताम सर के बोर्ड में था, और जब मैं इंटरव्यू दिला के बाहर निकला तो सौरिक सर वहाँ पे थे क्योंकि सर का डीवी था उस दिन। तो सर ने मुझे कहा कि चलो फोटो खिंचवा लो भाई, हम आपको फोटो खींच देते हैं। तो मैंने सर से कहा कि सर इंटरव्यू तो अच्छा गया नहीं, मैं एकदम नर्वस था। तो सर ने भी आर्ट ऑफ लाइफ के बारे में मुझे बताया कि जो बीत गई सो बात गई, और सर ने मेरा फोटो खींचा और मैं बहुत वहाँ पे नर्वस था कि सर मैं जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हो पाया, लेकिन मुझे इंटरव्यू में 65 नंबर मिला है और उस बोर्ड में लगभग हाईएस्ट नंबर है वो। और मेरा इंटरव्यू वाइवा जैसे हुआ है, जिस तरह से पीएससी में ऐसा दावा किया जाता है कि आपके जो इंटरव्यू है एक पर्सनालिटी का टेस्ट है, व्यक्तित्व परीक्षण है, लेकिन मुझे देने के बाद वहाँ पे जब निकला तो मुझे ये फील आया कि मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का वाइवा दे के आया हूँ इस तरह से। और आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं जो कि चंद्र सर के मार्गदर्शन में आप यहाँ पढ़ रहे हैं। सर के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि
सर गांधी चौक में जितने भी कोचिंग संस्थान हैं उन सब में सबसे सकारात्मक व्यक्ति यदि कोई हैं तो चंद्र सर हैं। मुझे बहुत बाद में समझ में आया कि पीएससी की लड़ाई जो है, पीएससी की तैयारी है, केवल इंटेलिजेंस की तैयारी नहीं है। इसमें आपको मोटिवेशन, आपको धैर्य, आपका कंसिस्टेंसी, ये सब चीज रहना चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस की भी लड़ाई होती है। जिस तरह से क्रिकेट में जैसे होता है कि 2 विकेट यदि लगातार गिर जाती है तो तीसरे और चौथे वाली जो बैट्समैन है उनके पास विकल्प होता है कि या तो अपना विकेट गिरा के खुद चले जाएं या सेंचुरी मार के मैच जिता दें। उसी तरह से आपके पास भी ऐसा विकल्प रहेगा एग्जाम हॉल में कि शुरू में 3-4 प्रश्न बहुत कठिन आ गए, आपसे बिल्कुल नहीं बन रहे हैं, आप पैनिक कर सकते हैं या फिर वहां से आप कमबैक करते हुए दबाव में बेहतर करने का प्रयास कर सकते हैं। तो पीएससी और यूपीएससी जैसी परीक्षा जो है आपके इमोशनल इंटेलिजेंस को भी चेक करने का प्रयास करती है। आप में सेल्फ बिलीफ कितनी है, आप में डेयरनेस कितनी है, आप में कॉन्फिडेंस कितना है, इनको बार बार चेक करने का प्रयास करेगी। इंटरव्यू में तो होता ही है लेकिन प्री और मेंस में भी होता है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं 12th में मेरा नाम मेरिट में था, 12वीं में बोर्ड टॉपर रहा हूँ और 10वीं में कुछ नंबरों से चूक गया था। साथ ही साथ ये जो लड़ाई है ये लंबी चढ़ने का जो मुख्य कारण ये है कि मेरे भीतर जो है पेशेंस की कमी है और सेल्फ बिलीफ या अपने योग्यताओं पर शक करना। तो एमएस धोनी ने एक बात कही थी कि अ कॉन्फिडेंट गाय इज मच मोर बेटर देन टैलेंटेड गाय। इस चीज़ को मैंने बहुत बाद में सीखा। और मैं सौरिक सर के बारे में कहना चाहूँगा कि सुरेंद्र दुबे जो कहते हैं कि छत्तीसगढ़िया आदमी में कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं होती, तो इसका सबसे जीवंत उदाहरण जो है मैं रिस्पेक्टेड सौरिक सर को मानता हूँ। जब भी आप में कॉन्फिडेंस की कमी आए, अपने योग्यताओं पर डाउट हो, आपको ऐसा लगे कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो आप चंद्रा सर से या सौरिक सर से निश्चित रूप से बात करिए, निश्चित रूप से मिलिए या व्हाट्सएप से मैसेज कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि सर आपके जो संदेह हैं, आप में जो योग्यता के भीतर आप अपना संदेह कर रहे हैं, उसको निश्चित रूप से दूर करेंगे और आप फिर से तैयारी में एक नई ऊर्जा के साथ भिड़ सकते हैं। मेरा जो हॉबी है गीत सुनना था, तो मैंने उसे छत्तीसगढ़ी गीत सुनना और गाना ऐसा करके लिखा था। तो मैं आप सबको एक गीत सुनाना चाहूँगा 1-2, क्योंकि मेरा इंटरव्यू अपने डैब के अकॉर्डिंग नहीं गया और मुझे 12 से 13 नंबर कम हुआ डिप्टी कलेक्टर से बनने में। तो मैं आगे इसके लिए प्रयास जरूर करूँगा और रैंक 1 की ही तैयारी करने का प्रयास करूँगा ताकि फिर से मैं यहाँ आऊँ और अपने स्ट्रेटजी को शेयर करूँ। तो मैं गीत गा रहा हूँ, छत्तीसगढ़ी गीत, जिसे रामेश्वर वैष्णव जी ने लिखा है, झन भूलो माँ बाप का। 9 महीना ले कोख में रख थे औकत को जोखिम सही थे जी, नवा जन्म दे थे ताओला दाई कोनो कही थे जी, बाप के पद विद्वान बना थे कैसनो अंगठा छापला, सुख माँ दुख माँ कभू कहूँ तुम, झन भूलो माँ बापला, झन भूलो माँ बापला, सृजन कर थे पालन कर थे कम कर थे संतापला, सृजन कर थे पालन कर थे कम कर थे संतापला, सुख माँ दुख माँ कभू कहूँ तुम, झन भूलो माँ बापला, झन भूलो माँ बापला, कहना ला माँ बाप के मानो पीरा हा सुख बन जाही, मान जी हाँ होते सियान के ओ घर हा जस बगराही, माँ के ममता दुनिया माँ तुम एके घा बस पाहू जी, बाप के दुखला बाप बने के बाद तहु पतियाहू जी, ब्रह्मा घलो समझ नहीं पाइस एक हर क्रिया कलापला, सुख माँ दुख माँ कभू कहूँ तुम, झन भूलो माँ बापला, झन भूलो माँ बापला। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि मैं अपना जो रोल मॉडल है भगवान कृष्ण को मानने का प्रयास करता हूँ। क्योंकि भगवान कृष्ण जो है महानायक है, तो उनसे हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, लेकिन
टॉप ऑफ माई माइंड जो है 3 चीजों को हमेशा ध्यान में रखने का प्रयास करता हूँ। उन्होंने पहली जो बात कही थी कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, आप कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत कीजिए। ये लाइन बहुत छोटी बात है, लेकिन आप इस लाइन पे जितनी ज्यादा बिलीव करेंगे उतना ही आपका परफॉर्मेंस जो है पैनिक सिचुएशन में बढ़ेगा और उतना ही आपकी जो लाइफ है बहुत शानदार और स्ट्रेस रहित होगा। दूसरी बात, मैं उनसे हमेशा सीखने का प्रयास करता हूं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। आप भगवान कृष्ण के पास बहुत सारी प्रॉब्लम आए, लेकिन आप उसे रोते हुए आपने कभी नहीं देखा होगा। उन्होंने पांडवों को और बहुत सारे लोगों को चरणबद्ध तरीके से समाधान सुझाया और खुद भी उस चरण को फॉलो करने का प्रयास करते थे। तो हमेशा प्रॉब्लम सबके पास होती है। प्रधानमंत्री जी के पास भी प्रॉब्लम है, मुख्यमंत्री जी के पास भी प्रॉब्लम है, एक्टर्स के पास भी प्रॉब्लम है, चंद्र सर के पास भी प्रॉब्लम है, मेरे पास भी प्रॉब्लम है, सौरिक सर के पास भी प्रॉब्लम है। तो हमें प्रॉब्लम्स को लेकर हम बैठे नहीं रह सकते। हमें सोचना होगा कि इस प्रॉब्लम के बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं और उस सॉल्यूशन को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होगा। तीसरा चीज, हमेशा मुस्कुराते रहिए। भगवान कृष्ण को मैं हमेशा देखने का प्रयास करता हूं कि उनकी जो मुस्कान है, आप बहुत कठिन परिस्थिति में भी उसको मुस्कुराते हुए नजर पाएंगे। आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं ठीक से रहने का प्रयास करूंगा, तब मैं हंसूंगा। बहुत अपने लाइफ को स्ट्रेसफुल मत कीजिए, आप अभी से मुस्कुराते रहिए, कठिन परिस्थिति में भी मुस्कुराते रहिए, तभी आप इंटरव्यू पैनल में भी अच्छे परफॉर्म कर पाएंगे और बेहतर जीवन जीने का प्रयास कर पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। साथ ही साथ मैं 2-3 बात करके मैं अपने बात को समाप्त करना चाहूंगा कि हमेशा स्ट्रेटजी या प्लानिंग और उसको एग्जीक्यूट करने में बिलीव करता हूं। आप अपनी क्षमता के अनुसार प्लानिंग कीजिए और उसको ग्रास रूट पे जो है एग्जीक्यूट करने का प्रयास कीजिए। 70%, 80%, 100% तो कोई नहीं कर सकता। दूसरी बात, हमेशा मैं प्रोडक्टिविटी की बात करता हूं। आप 5 घंटे पढ़िए या 8 घंटे पढ़िए, लेकिन प्रोडक्टिव पढ़ने का प्रयास कीजिए, सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ने का प्रयास कीजिए। बहुत बाबा बनने का प्रयास मत कीजिए। गांधी चौक में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको 10 साल 12 साल तैयारी करते हो गए हैं, लेकिन सिलेबस की और एग्जाम ओरिएंटेशन की ठीक से समझ नहीं है। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप हमेशा प्रोडक्टिविटी का ध्यान रखिए। और तीसरा चीज, हमेशा सुधार या क्रिएटिविटी की संभावना हमेशा होती है। मेरा 19वां रैंक आया है, तो मैं अपने आप में और बहुत सारी सुधार कर सकता हूं। हमेशा क्रिएटिविटी की चांसेस होती है। आप किसी भी परिस्थिति में रहे, चाहे रैंक 1 भी क्यों ना हो, उसमें भी सुधार किया जा सकता है। और मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि टॉप 20 में मैं सबसे कम एज का लड़का हूं और मेरे से एक कम एज की लड़की है, बाकी सबसे यंग लड़का हूं मैं। मुझे भी समाज के लोग बोलते थे कि और कितना दिन तक तैयारी करेगा, लेकिन टॉप 20 में सबसे कम एज का लड़का हूं। ये बहुत मेरे लिए एक उपलब्धि है। श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा। अगर कर्म में सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम उस माँ के बेटे हैं तो क्यों सोचे कि राह सरल होगा। हम उस माँ के बेटे हैं तो क्यों सोचे कि राह सरल होगा। हाँ, कुछ वक्त ज्यादा लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। और अंत में मैं चंद्र सर के चरणों में, धूल आपके चरणों की गुरुवर चंदन और अबीर बनी। धूल आपके चरणों की गुरुवर चंदन और अबीर बनी। जिसने लगाया मस्तक पर उसकी जीवन और तकदीर बनी, उसकी जीवन और तकदीर बनी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू अजय। आपका मेहनत, आपका लक्ष्य के पाने का जुनून आपको सफलता तक लेके गया है ना। और मैं तो एक आधार मात्र हूं और मेरा वादा है कि मैं हमेशा आधार बना रहूंगा और कोशिश करता रहूंगा कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचे, अपने मंजिल तक पहुंचे। तो आइए इस कड़ी में उम्मीद करता हूं अजय ने जो बातें कही हैं उसको आप जीवन में आत्मसात करेंगे और उसे फॉलो करेंगे और निश्चित तौर पर एक सफल व्यक्ति के द्वारा बताए गए मार्ग को आप फॉलो करेंगे तो आप भी सफलता तक निश्चित तौर पर पहुंचेंगे। उन्होंने तमाम बातें कही, साइकोलॉजी की बात कही, ठीक है, वे आप लाइफ की बात कही, सबको फॉलो करिए। एक विद्यार्थी सफलता के लिए सब इंपॉर्टेंट है, क्लियर बात, केवल पढ़ाई नहीं। तो आइए हमारे बीच सौरिक सर हैं, सौरिक सर से भी हम बात करते हैं, सौरिक सर से जानते हैं। सर, बच्चों को 2 शब्द मार्गदर्शित करें। जय जोहार, जय जोहार, जय जोहार। पार दो गांव को हार तब सुनाही जी।
तो गुड मॉर्निंग सब जन ला और आदरणीय चंद्रा सर ला सादर प्रणाम, अजय भाई नमस्कार। सो बढ़िया बात कही, सबसे कम उम्र में है ना 24-25 साल के लड़का आज तुम्हारे बीच में 19वां रैंक लेके आए है। एक क्लास 2 ऑफिसर बन सकत रही, लेकिन नायब तहसीलदारी जो क्लास 3 माथे रैंक वाइज ओकर पद प्रतिष्ठा रुतबा अलग है, वो पा के आपके सामने बीच में खड़े है अजय भाई है। और बात कही कॉन्फिडेंस के, तो मैं छत्तीसगढ़िया मन बर सब बर कही था और हमार दोनों बर भी कहता हूँ, भले हमार शरीर रगड़ा है, रगड़ा यानी पतला है, भले हमार शरीर रगड़ा है फिर कॉन्फिडेंस तगड़ा है। ऐसा कॉन्फिडेंस बना के आप लोग चलना है, अच्छे से पढ़ाई करना है। जीवन के जो डाइवर्सिटी है, विविधता है ना, आपका कन आपके अंदर में जो कला है ना, आर्ट्स है, बोला निकालना है, एक्सप्लोर करना है। यदि आप सहोरिक हो तो सहोरिक बनिए, वंदना हो तो वंदना बनिए, सरस्वती हो सरस्वती बनो, ऋषभ हो तो ऋषभ बनो। अंधे फॉलो मत करिए। उदाहरण के लिए रात में मुझे नींद आती है तो मैं रात में 10 बजे के बाद नहीं पढ़ता हूँ, भिनसरहा 4-5 बजे उठ के पढ़ता हूँ, है ना। लेकिन आप देखो किसी टॉपर ने कह दिया मैं रात को 2-3 बजे तक पढ़ता था, जाके तहू पढ़े शुरू उंघा रहे हो, बिहनिया क्लास में आ गए 6 बजे, यहाँ भी उंघा रहे हो। तो अपनी बॉडी, अपने हैबिट और अपनी मानसिकता को जानिए, समझिए, खुद को ज्यादा से ज्यादा जानिए, अपनी क्षमता को पहचानिए। अजय और गुरुओं के मार्गदर्शन से आगे बढ़ा है ना। ये जितना भी पढ़ लेता था हमेशा इसको लगा था कि मेरी पढ़ाई नहीं हुई है, कम हुई है, थोड़को नहीं हुए, और लगातार पढ़ता रहता था। अपने पढ़ाई से सभी संतुष्ट नहीं हुआ, है ना। और देखिए 19वां रैंक आया है, आप सबके बीच में खड़ा है हमारा अजय भाई, जोरदार ताली हो जाइए इनके लिए। और 3 इडियट फिल्म की एक फेमस डायलॉग है, उसको आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन आज से मानना शुरू करिए। मोर नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, 6 महीने नहीं हुए मोर नौकरी नहीं लगा थे, 2 साल नहीं हुए मोर नौकरी नहीं लगा थे। अरे सिलेबस ले ढंग से पढ़ तो तोर 4-6 महीना में लग जाए, तो ये 4 साल से 6 साल से बैठे तेखर कहाँ जाए भाई, वो तो कर्मक फल मिली कि नहीं, मिली कि नहीं जी। तो आप बिल्कुल न हड़बड़ाए, हर हिंसा होके मार्गदर्शन लेते हुए आप सिलेबस को कंप्लीट करिए। बहुत लोगों को देखा हूं सी सेट नहीं पढ़ते, बन जाए, गणित नहीं बने, 4 महीने पढ़े हचका गणित ला, 4 दिन पढ़ लेते और बोलते हो गणित नहीं बने, गणित नहीं बने। पढ़ो तो 4 महीने, पूछो जो टीचर से, होमवर्क को करके तो आओ, नहीं बनता तो नीचे में जाकर पूछो का चीज बर हमन खड़े हमन आघू मा, कोच के बर, रेंगे बर, है ना। बैला के पास अतका ताकत रहती है कि पूरा खेत ला जोत के रख दी, बड़े बड़े गाड़ी तीर के ले जाए, लेकिन अपन मन के नहीं फंदाए जब तक को नहीं कोचबे। जब कोचबे तो ओकर क्षमता पता चलते, और कोचिंग है एस्पिरेंट ला कोच के काम करते, ताकि आप पूरे सफलता रूपी खेत ला जोत के बढ़ा दो, सफलता के गाड़ी ला आगू बढ़ा दो, ये कोचिंग के काम है। तो आप धैर्य बना के, हर हिंसा होके अच्छे से पढ़ाई करिए, सिलेबस को अच्छे से समझिए। अभी खनिज के टॉपिक चल रहे हैं ना, समझिए खनिज क्या होता है, कैसे निकलता है, पूरे छत्तीसगढ़ में उसका भंडार है। खनिज के होने से हमारे सामाजिक आर्थिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है ना। यहाँ पर दिमाग घुमा कर देखिए कि कौन कौन से खनिजों का यहाँ पर कैसे कैसे हुआ है। एल्युमिनियम है कि नहीं है, तो कौन सा खनिज का है, वो बॉक्साइट खनिज का है कि नहीं है। तो ऐसे देखिए और समझिए, जानिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो 3 इडियट का डायलॉग ये था कि सफलता के पीछे मत भागो, काबिल बनो, काबिल बनोगे सफलता झक मार के तुम्हार आगू पीछू है। उदाहरण यह है कि मैं 5 बार मेंस लिख डरे हूं, 3 बार इंटरव्यू दिवा रहे हो, और 2 बार पोस्ट ले रहे हो नौकरी, है ना। तो काक स्थिति आई सो है, कुछ योग्यता कुछ काबिलियत हुई तभी आई हुई, है ना जी। तो अच्छे से आप पढ़ाई करिए, जोश जुनून जज्बा के साथ, हमारी शुभकामनाएं हैं, है ना। और कभी किसी को लगे कि कुछ पूछना है, कुछ जानना है, तो रिसेप्शन से या सर से मेरा नंबर लेकर भी आप
बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। जीवन के परेशानियों को, है ना, आना सरल बात है, ठीक है। तो सिंपल सी बात रहती है, बस उसको करते जाइए, है ना, और अच्छे से पढ़ाई करिए। हमारी शुभकामनाएं हैं, ठीक है। तो इन्हीं बातों के साथ आप सभी को शुभकामनाएं। मुझे नौकरी करते 3 साल हो गए, है ना, तो है, मैं भी नायब तहसीलदार ही हूँ। 1 साल नायब तहसीलदारी करते हुए हो गए। तो अच्छे से पढ़िए। महू वहू पढ़ते हम, महू प्री दिला हो झझक झन जब सर एक नो ये कहाँ है, तो नौकरी में महू का आ जाओ, है ना। मैं भी पढ़ रहा हूँ, मैं भी दिला रहा हूँ, अजय सर भी दिलाएंगे। तो आपके बीच में मिले तो झझकना नहीं है, लजा के नहीं भागना है ना। एक अंतिम बात कहते हुए अपने वाणी को विराम दूंगा। आप स्कूल कॉलेज में केवल स्टूडेंट रहते हैं। क्या रहते हैं? जिसको हिंदी में कहते हैं विद्यार्थी। अब जब आप नौकरी पाने की चाह करते हैं, इच्छा रखते हैं, तब आप कहलाते हैं एस्पिरेंट या अभ्यर्थी। तो अब विद्यार्थी के साथ साथ अब क्या बन गए हो? अभ्यर्थी बन गए हो, एस्पिरेंट बन गए हो। तो एस्पिरेंट अपने अक्ल बुद्धि सब निकाल के पढ़ते, है ना। युगों युगों तक आगे बढ़ना है तो युग बोध जैसी बोध लानी होगी, युग बदलने वाली बोध लानी होगी। बोध यानी समझ। अजय माला 4 किताब पढ़ ले। कई जन बोल फोन करके बोलते सर इंपॉर्टेंट टॉपिक ला बता देना। मैं कहूँ अजय माला खरीद ले, वही माला है। पीएससी ऐसा नहीं है कि अजय को आप माला पहना दो और नौकरी लग जाए। नौकरी लग जाए तब अजय को माला पहनाना पड़ता है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद पेशेंस से सुनने के लिए। अच्छे से तैयारी करिए, पढ़ाई करिए, जहां भी जैसे लगता है बिल्कुल बताइए, है ना। तो कॉन्फिडेंस को तगड़ा बनाए रखिए, आगे बढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई और खेल कूदई में व्यस्त रहिए। यही हमारी शुभकामना है। जय जोहार। कोई क्वेश्चन किसी का? देखिए 2 नायब तहसीलदार यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है। आप लोगों में भविष्य में बनना है अधिकारी। ये धीरे धीरे प्रेरणाओं ऊपर की ओर चलते जाएगी और आप लोग भी धीरे धीरे करके प्री मेंस इंटरव्यू तक का सफर करना है आप लोगों को। तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। चलो ठीक है। अब हम लोग, अभी तो नायब तहसीलदार हैं दोनों, है ना। इनका सपना है डीसी का, तो सपना पूरा हो। हमारे चंद्रा एकेडमी की तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं और आप लोग की तरफ से भी एक पुष्पगुच्छ भेंट करते हैं।